हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक, मतलब राज्य राजा और एक प्राचीन रिपब्लिक। इलेक्शन डे, यहाँ पर इलेक्शन डे की बात की गई है, मतलब चुनाव का दिन। शंकरन वॉक अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल रेडी टू गो एंड वोट। दे वांटेड टू बी द फर्स्ट टू reach the polling booth. Why Shankaran wanted to know? Were they so excited? Somewhat impatiently, his grandfather explained, "We can choose our own रूलर टुडे।" जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे, इतने एक्साइटेड क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासक यानी रूलर का चुनाव करने जा रहे हैं। हाउ सम मैन बिकेम रूलर, मतलब कुछ लोग शासक कैसे बनते हैं, रूलर कैसे बनते हैं। चूजिंग लीडर और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर और सो। लगभग 50 वर्षों से हम अपने रूलर का चुनाव वोटिंग के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे ये हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। But around 3000 years ago, we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen. Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices. परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ डिफरेंस थे, कुछ परिवर्तन दिखाई दिया था। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे, मतलब राजा बन जाते थे। तो क्या आप लोग जानते हैं कि राजा ऐसे क्या सैक्रिफाइस करते थे जिससे वो राजा बन जाया करते थे। तो द अश्वमेध और हॉर्स सैक्रिफाइस वॉज वन सच रिचुअल। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसके द्वारा जो राजा थे वो मतलब जो लोग थे वो राजा बन जाते थे। अब अश्वमेध यज्ञ में होता क्या था, आपने रामायण देखी होगी। अगर रामायण आपने देखी है तो उससे द्वारा आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अश्वमेध यज्ञ में ना, इसमें घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र, मतलब जो एक राजा होता था वो एक यज्ञ करवाता था, अश्वमेध यज्ञ। और फिर है ना एक घोड़े को छोड़ देता था और जहाँ जहाँ वो जाता था घोड़ा, वहाँ का इलाका राजा का हो जाता था और फिर राजा बड़ा राजा बनता था। और अगर कोई राजा उसको रोक लेता था, घोड़े को अपने राज्य की सीमा के अंदर आने से रोक लेता था, तो फिर दोनों राजाओं के बीच में बैटल होता था, फाइट होती थी। और फिर जो भी राजा जीतता था वो एक बहुत बड़ा राजा बन जाता था। दिस राजास वर दैम इनवाइटेड टू द सैक्रिफाइस व्हिच वाज परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेन्ड प्रीस्ट। और फिर क्या होता था, ये जो राजा रहते थे ना, जिनसे भी राज जीत जाते थे वहाँ के राजा को बुलाते थे और फिर है ना वो हवन करवाते थे और वो सब रिचुअल्स करवाते थे। और फिर जो प्रीस्ट रहते थे, जो प्रीस्ट रिचुअल करते थे, उनको रिवॉर्ड दिया जाता था, इनाम दिया जाता था, गिफ्ट्स दिए जाते थे। द राजा हु ऑर्गेनाइज्ड द सैक्रिफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हिम। जो राजा ये यज्ञ करवाता था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता था और जो भी उसके लिए गिफ्ट लाता था वो भी। द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल्स। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। हिज charioteer who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits changed tales of his glory. अब जो राजा रहता था उसका इस आयोजन में एक अलग ही स्थान होता था, एक मेन स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाकी खाल की विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी यानी जो चलाता था ना, वो क्या बोलते, रथ चलाते थे ना, वो उनको हम सारथी बोलते थे, तो वो उनका साथ देता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था, मतलब बताता था कि हमारे राजा ने ये जीता है, वो जीता है। अगर कोई सीमा में उनको प्रवेश नहीं करने देता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानी और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना होता था, मतलब वो दर्शक के हिसाब से आते थे। फिर जो राजा रहते थे उनके ऊपर पुरोहित यानी प्रीस्ट है ना, एक पवित्र जल छिड़कते थे, साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था।
जो शूद्र रहते थे तो उनको सबसे छोटा माना जाता था और उनको किसी भी चीज़ में, किसी भी रिचुअल में इनवाइट नहीं किया जाता था, उनको आने नहीं दिया जाता था। अब हम पढ़ेंगे वर्णास। वी हैव मैनी बुक दैट वर कंपोज इन नॉर्थ इंडिया। अब हमारे पास ऐसी बहुत सारी बुक्स है जो नॉर्थ इंडिया में कंपोज हुई है, स्पेशली गंगा और जमुना के एरिया में। दिस बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक। और ये जो बुक थी उनको थोड़े टाइम बाद वैदिक कहा गया बिकॉज दे वर कंपोज आफ्टर द ऋग्वेद, अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 4। क्योंकि इनको ऋग्वेद की बाद में कंपोज किया गया था, इसलिए इनको वैदिक कहा गया। और इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 4 में भी अच्छे से पढ़ा था। दिस इंक्लूड द सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद एज वेल एज अदर बुक. These were composed by priests and described how rituals were to be performed. They also contain rules about society. पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई थी। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया था। These were several different groups in society at this time: priest and warrior, farmer, herders, traders, craft person, laborers, fishing folk and forest people. Some priests and warrior were rich, as were some farmers and traders, other including many herders. अब क्या होता था उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, मछली पकड़ने वाले और जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन स्टोर करने वाले निर्धन थे, गरीब थे। अब जो प्रीस्ट थे ना, जो पुरोहित थे, उन्होंने 4 टाइप्स में वर्ण को डिवाइड किया था। अकॉर्डिंग टू दैम, उनके हिसाब से उन्होंने 4 वर्ण को डिवाइड किया था। सबसे ऊपर उन्होंने ब्राह्मण रखा था। अब प्रीस्टों ने बनाया था तो वो सबसे ऊपर तो अपने आप को ही रखेंगे, तो उन्होंने ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा था। ब्राह्मण वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास। जो ब्राह्मण थे उनको पढ़ने के और वेदास पढ़ाने के लिए करा था। फिर सेकंड प्लेस पे क्षत्रिय को रखा था, मतलब राजाओं को। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स। उनको लड़ाई लड़ने और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया था। थर्ड वर द विश और द वैश्य। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर, हर्डर एंड ट्रेडर। बोथ द क्षत्रिय एंड द वैश्यस कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। अब थर्ड कैटेगरी पे वैश्य को रखा गया था। इनमें फार्मर, हर्डर और ट्रेडर्स आते हैं। क्षत्रिय और वैश्य दोनों सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर आखिरी में शूद्र थे, जिनको सबसे नीचे रखा गया था और इनको जो तीनों कैटेगरी थी उनको सर्व करने के लिए रखा गया था। ऑफन वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रास। वुमेन को भी शूद्रास के संग ग्रुप कर दिया था। बोथ वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। औरत और शूद्रास को पढ़ाई, मतलब वेदास की पढ़ाई करने का अधिकार नहीं था। द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दिस ग्रुप वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। और ये जो ग्रुप होते थे ना, इनको बर्थ के बेसिस पे डिसाइड किया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे वन फादर एंड मदर वर ब्राह्मण, वन कुड ऑटोमेटिकली बीइंग अ ब्राह्मण एंड सो ऑन। अगर किसी के माता पिता ब्राह्मण है तो वो भी ब्राह्मण कहलाएगा। अगर किसी के माता पिता राजा है तो वो भी राजा कहलाएगा। और किसी को अनटचेबल भी कहा गया था। This included some craft person, hunter and gatherer, as well as people who had performed burials and cremation. The priest said that contact with this group was polluting. जो priest पुरोहित रहते थे वो कहते थे कि untouchable के संग रहना अच्छा नहीं है। Many people didn't accept the system of varna laid down by the Brahmin. Some king thought they were superior to the priest. Others felt that birth couldn't be a basis for deciding which varna people belonged to. अब यहाँ पर बोला गया है कि जो कुछ लोग थे उन्होंने ब्राह्मण द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ, मतलब ऊपर माना करते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस सब कॉन्टिनेंट के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यह पुरोहितों का भी प्रभाव बहुत ही सीमित था।
अब क्या आप बता सकते हैं कि जो लोग थे उनने वर्ण सिस्टम का विरोध क्यों किया, उसके द्वारा अपोज क्यों किया? जनपदास। अब जनपदास क्या होता है? The Rajas who performed these big sacrifices, who now recognized as being Rajas of Janpadas rather than Janas. The word Janpada literally means the land where the Janas had its food. अब जो राजा रहते थे, जो बिग सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे, वो जनपदास के राजा कहलाते थे। द वर्ड जनपदा, अब जो जनपदा वर्ड है उसका मतलब होता है लैंड वेयर द जना सेटेड फूल, मतलब ऐसा लैंड जहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने अपने पैर रखे हैं और वहाँ पे सेटल्ड हुए हैं। सम इम्पॉर्टेंट जनपदास आर शोन ऑन मैप 4। अब मैप 4 में कुछ इम्पॉर्टेंट जनपदास आपको शो हो रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा मैप 4। अब यहाँ पर हमें कुछ इम्पॉर्टेंट जनपदास और महाजनपदास भी दिख रहे हैं। तो जनपदास कौन से हैं? जनपदास वो हैं जो छोटे छोटे हैं और जो महाजनपदास है वो बड़े बड़े। अब महाजनपदास आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे गांधार है, ये महाजनपदास है। और पांचाल, गांधार जहाँ से गांधारी थी, जहाँ पे गांधारी का जन्म हुआ था। अगर आपने महाभारत देखी है तो आप इन सब जगह को बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। गांधार जहाँ पे गांधारी का जन्म हुआ था। पंचाल, पंचाल यानी पांचाली जहाँ रहती थी। द्रौपदी, द्रौपदी का जो जन्म हुआ था। फिर है हमारे पास बहुत सारी जगह है, जैसे अंगा है जहाँ के राजा थे कर्ण, जो कुंती के पुत्र थे। अगर आपको ये सब पता है, आपने अगर महाभारत देखी, तो आप इन सब जगह को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और याद भी कर पाएंगे। तो चलिए अब हम आगे का पढ़ते हैं। Archaeologists have excavated a number of settlements in this Janpada such as Purana Kila in India, Hastinapur near Meerut, and Atranji Khera near Itaha. The last two are in Uttar Pradesh. They found that people lived in herds and kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops: rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard. अब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, एक्सकेवेट मतलब गड्ढा खोदा है बहुत जगह, मतलब फाइंड करा है उनने जनपदास में। जैसे पुराने किला के कुछ चीज़ें उनको मिली है पुराना किला से, और हस्तिनापुर जो है मेरठ के पास, वहाँ से, और भी कई जगह से। और दे फाउंडेड पीपल लिव इन हर्ट्स, उनको ये भी पता चला है कि जो लोग हैं वो हर्ट्स में रहते हैं और अपने संग जो एनिमल्स रहते हैं उनको रखते हैं, और वो क्रॉप्स भी उगाते हैं जैसे राइस, बार्ले, wheat, etc. Is there a crop in this list that was not mentioned in chapter 3? आप क्या बता सकते हैं कि ऐसी कोई सी क्रॉप है इस चैप्टर में जो चैप्टर 3 में मेंशन नहीं की गई है? जो जनपदास के लोग हैं उन्होंने अर्थन पॉट्स भी बनाए हैं, और सम ऑफ दिस वर ग्रीन कलर, उनमें से कुछ का कलर ग्रे था और कुछ का रेड था। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंडेड दिस साइट इज नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर। अब जो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की पॉटरी होती थी ना, उसका नाम था पेंटेड ग्रे वेयर। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, दिस ग्रे पॉट्स हैड मेंशन डिज़ाइन, यूजुअली सिंपल लाइन्स एंड ज्योमेट्रिक मेंशन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रे कलर के पॉट्स होते थे और इनमें बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस होती थी, सिंपल लाइन्स की और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स की। अब हम पढ़ेंगे महाजनपदास। जनपदास से जो बड़े होते थे ना, वो महाजनपदास कहलाते थे। अबाउट 2500 ईयर्स एगो, मतलब 2500 साल पहले जब जनपदास थे ना, वो दूसरे जनपदास से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और वो इम्पॉर्टेंट हो गए ना, एंड वन नोन एज, तो उनको महाजनपदास कहा गया। सम ऑफ दिस आर शोन ऑन मैप 4। हमने मैप 4 में देखा था कि कौन से महाजनपदास हैं। मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी। अब जितने भी ज़्यादा महाजनपदास होते हैं उनकी कैपिटल सिटी भी होती है। This means that huge walls of wood, brick or stone were built around them. Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. जो महाजनपदास में रहते थे ना, उनके फोर्ट्स होते थे। किस लिए होते थे? क्योंकि वो प्रोटेक्ट रहे, उन पर कोई अटैक नहीं हो जाए, इसलिए उनको डर होता था अटैक्स का, और इसलिए वो एक अच्छे से मतलब बड़े बड़े घर बनवाते थे और ऐसे पूरे ढके हुए घर बनवाते थे कि कैसे उन पर अटैक ना हो जाए। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज, टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल अराउंड देयर सिटीज़। अब कुछ राजा इसलिए भी बनवाते थे
क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि वो कितने अमीर और पावरफुल है, इसलिए वो बड़े लार्ज टॉल और इम्प्रेसिव वॉल्स बनवाते थे अपनी सिटी में. Also in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. Building such huge walls required a great deal of planning. अब जो इधर फोर्टिफाइड एरिया में रहते थे उनको राजा बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाते थे. बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स क्वाइट अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग. अब इतने बड़े ह्यूज वॉल्स की बिल्डिंग होती थी तो उनको बहुत ग्रेट प्लानिंग से बनाया जाता था. Thousands if not lakhs of bricks or stone had to be prepared. This is turn meant enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children, and resources had to be found for all of this. इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बनवाने के लिए बहुत सारे ब्रिक, स्टोन और लेबर की भी ज़रूरत पड़ती थी. लेबर में मैन, वूमेन, चिल्ड्रन सब होते थे. एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस. और इन सब चीज़ों के लिए हमें रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती थी. यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ये देखिए. द न्यू राजास नाउ बिगिन मेंटेनिंग आर्मी. सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर. अब जो नए राजा थे वो अपनी आर्मी को बहुत अच्छे से मेंटेन करते थे. जो सोल्जर थे उनको रेगुलर सैलरीज पेड करते थे और उनको मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर. और उनको मेंटेन किया जाता था ईयर थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे ईयर में भी उनको मेंटेन किया जाता था और उनकी सारी जो भी ज़रूरत होती थी उनको भी पूरा किया जाता था. Some payments were probably made using punch marked coins. See the illustration on page 84. You will read more about this coins in chapter 8. कुछ पेमेंट को पंच मार्क कॉइन की मदद से भी करा जाता था. टैक्सेस. अब हम टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे. टैक्सेस यानी कर. एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स बी मेंटेनिंग बिग आर्मीज दे नीडेड मोर रिसोर्सेज. जो रूलर होते थे महाजनपदास के वो बहुत बड़े बड़े फोर्ट बनवाते थे और अपनी आर्मी को मेंटेन करते थे. तो इसके लिए उनको बहुत सारी नीड चाहिए रहती थी, बहुत सारी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी. एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट दिस. So instead of depending on occasional gift brought by people, as in the case of the Raja of the Janpadas, they started collecting regular taxes. किसी से गिफ्ट के तौर पे पाने के अलावा वो ये सोचते थे कि हम टैक्स के द्वारा वसूल कर ले उनसे सब, तो हमारी नीड जो रहेगी रिसोर्सेज की वो भी फुलफिल हो जाएगी. अब सबसे पहले किस चीज़ पे टैक्स लगा? सबसे पहले फार्मर्स पे भी टैक्स लगा था कि टैक्स ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मतलब जो क्रॉप्स उगाते थे उन पे भी टैक्स होता था. दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल. क्यों होता था ये? क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग फार्मर्स हैं. यूजुअली द टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ वॉट वॉज प्रोड्यूस. 1/6 जितना भी वो करते थे उसमें से 1/6 उनको टैक्स में भरना पड़ता था. दिस वॉज नोन एज बागा और अ शेयर. और इसको बागा या फिर शेयर कहा जाता था. अब क्राफ्ट पर्सन पे भी टैक्स था. दिस कुड हैव बीन इन फॉर्म ऑफ लेबर. फॉर एग्जाम्पल अ वीवर और स्मिथ में हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग. मतलब एक दिन जितना भी वो कमाते थे महीने में से उनका महीने में जितना भी कमाते थे उसमें से एक दिन का पैसा उनको राजा को देना पड़ता था. जो हर्डर्स रहते थे उनको भी टैक्स देना पड़ता था. देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड दैट वर ब्रॉड. उनको अगर कोई बाहर से कुछ सामान लाता था, कुछ भी गुड्स खरीदता था तो उस पर भी उनको टैक्स देना पड़ता था. एंड हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा. जो हंटर गैदरर्स होते थे उनको भी टैक्स देना पड़ता था. व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय हंटर एंड गैदरर? आप क्या सोचते हैं कि हंटर और गैदरर क्या देते होंगे? चेंजेस इन एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर में चेंज. एग्रीकल्चर यानी खेती. खेती में चेंजेस. देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर. अब 2 मेजर चेंजेस आए थे एग्रीकल्चर में. वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लफ शेयर. दिस मीन दैट हैवी क्लेली सॉइल कुड बी टर्न ओवर बेटर दैन विद अ वुडन प्लफ शेयर. आयरन प्लफ शेयर का यूज़ होने लग गया जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ. और आयरन प्लफ शेयर के यूज़ से बहुत और ज़्यादा ग्रेन्स भी प्रोड्यूस हुई. सेकेंड पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी. और सेकेंड ये हुआ कि जो लोग थे वो ट्रांसप्लांट करने लग गए पैडी को. दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट, saplings were grown and then planted in the fields. This led to increased production as many more plants survived. However, it was back-breaking work. Generally, slave men and women, dasas or dasis, and landless agricultural labor, kamakaras had to do this work. इसके द्वारा जो सैपलिंग्स थी उनको ग्रो करा गया और प्लांटेड कर दिया गया फील्ड्स में. दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन.
इसके द्वारा जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज होगा और जो प्लांट्स थे वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव हुए। हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क। जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन जो काम करते थे ना, ये सब दास दासी और लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, उनको ये सारा काम करना पड़ा। क्या आप बता सकते हैं कि जो किंग्स थे उन्हें इस चेंजेस को इनकरेज क्यों करा? अ क्लोजर लुक मगध। अब हम मगध के बारे में क्लोजर लुक लेंगे। जो मगध है उसको बहुत अच्छे से जानेंगे। फाइंड मगध ऑन मैप 4। यहाँ पर बोला गया है कि आप मगध को मैप 4 में फाइंड कीजिए। मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 ईयर्स। जो मगध था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महाजनपदा बन गया 200 साल पहले। मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लो थ्रू मगध। ऐसी बहुत सारी रिवर्स थी जो मगध से फ्लो होती थी, जिनमें से एक गंगा और सोन भी थी। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, मेकिंग द लैंड फर्टाइल। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड। अब ये इम्पॉर्टेंट भी था ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाई के लिए और लैंड को फर्टाइल बनाने के लिए। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड। जो पार्ट था मगध का उसको फॉरेस्टेड कर दिया गया था। और जो एलिफेंट्स रहते थे ना फॉरेस्ट में, उनको पकड़ लिया गया और आर्मी के लिए ट्रेन कर दिया गया, मतलब उनको तैयार कर दिया गया आर्मी के लिए। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, कार्ट्स एंड चैरियट। जो फॉरेस्ट थे उन्होंने लकड़ी भी प्रोवाइड करी हमें, जिससे हम घर, कार्ट्स और चैरियट्स बना पाए। Beside there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. इसके अलावा आयरन और भी था जिससे हम स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन बना सकें। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स। जो मगध था उसके पास दो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली रूलर्स थे, जिनमें से एक बिंबिसार था और दूसरे अजातशत्रु, जिनने सारे पॉसिबल वेज यूज़ कर लिए दूसरे जनपदास को कॉन्क्वीर करने के लिए। महापद्मानंदा वॉज अनादर इम्पॉर्टेंट रूलर। जो महापद्मानंदा थे वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उनने अपना जो कंट्रोल था वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक कर लिया था सब कॉन्टिनेंट के। राजगृह प्रेजेंट थे। राजगीर इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। जो राजगृह है ना वो मगध का कैपिटल था बहुत सालों तक। और फिर थोड़े टाइम बाद जो कैपिटल था मगध का उसको पाटलिपुत्र बना दिया गया। प्रेजेंट डे पटना, जिसको आज पटना कहा जाता है। मोर देन 2300 years ago, a ruler named Alexander who lived in Macedonia in Europe wanted to become a world conqueror. कम से कम 2300 साल पहले की बात है जब रूलर जिसका नाम अलेक्जेंडर था, जो मैसिडोनिया में रहता था, वो वर्ल्ड कॉन्क्यूर मतलब पूरे विश्व को जीतना चाहता था। ऑफ कोर्स ही डिडंट कॉन्क्यूर द वर्ल्ड। वैसे उसने जो वर्ल्ड था, जो विश्व था, उसको जीत नहीं पाया। बट दिस कॉन्क्यूर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया एंड केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द बीस। पर उसने इजिप्ट, वेस्ट एशिया को कॉन्क्यूर कर लिया था और वो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट भी कॉन्क्यूर करने के लिए आ गया था। When he wanted to march further eastward, his soldier refused. जब वो ईस्टवर्ड में मार्च करने वाला था तो उसके सोल्जरों ने मना कर दिया क्योंकि वो डरे हुए थे। As they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers. जब उनको पता चला था कि जो रूलर्स हैं इंडिया के, उनके पास बहुत ही ज़्यादा फुट सोल्जर्स हैं, मतलब आदमियों ने सोल्जर्स है, चैरियट्स हैं और एलिफेंट्स भी उनके पास बहुत सारे हैं, जिससे जो दूसरी सेना थी, जो अलेक्जेंडर की सेना थी, वो डर गई थी। इन वॉट वेज वर द आर्मी डिफरेंट फ्रॉम दोज डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेदा। यहाँ पे पूछा गया है कि किन तरीक़ों से जो आर्मीज थी वो डिफरेंट थी ऋग्वेदा में डिस्क्राइब करी गई आर्मी से। अब हम वाजी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने मगध के बारे में पढ़ा था। While Magad became a powerful kingdom, Vaji with its capital as Vaishali, Bihar was under a different form of government known as Gana और संघा। अब जो मगध था वो तो बहुत पावरफुल किंगडम बन ही गया था और वाजी मतलब वैशाली, बिहार भी उसका कैपिटल था। वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको गाना और सांगा भी कहा जाता था। इन गाना और सांगा देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स। वहाँ पे ऐसा कोई नहीं था, हाँ, पर वहाँ पे बहुत सारे रूलर्स थे। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड ऑफ मैन रूल टुगेदर ईच वन वॉज नोन एज अ राजा। कभी कभार जब
थाउजेंड्स ऑफ मैन ने एक संग रूल किया तो सबको राजा कहा गया. दिस राजास परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर. और ये जो राजा थे वो सब एक संग रिचुअल्स परफॉर्म करते थे. दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ थ्रू डिसीजन एंड डिबेट. और वो ये भी डिसाइड करते थे असेंबली में कि क्या होना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दे वर अटैक्ड बाय एनिमी, अगर उनको शत्रु द्वारा अटैक किया जाए, दे मेड टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट. तो डिस्कस करते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए. हाउएवर, वुमेन दासास एंड कामाकरास कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबली. हाँ, पर जो वुमेन दास और कामाकरास रहते थे वो इन असेंबली में पार्ट नहीं ले पाते थे. बोथ द बुद्धा एंड महावीरा अबाउट whom यू विल रीड इन चैप्टर 6. दोनों बुद्धा और महावीरा जिनके बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे वो गानस और संघास से बिलोंग होते थे. सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन द संघास कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक. अब जो डिस्क्रिप्शन है संघास की लाइफ के बारे में वो आपको बुद्धिस्ट की बुक्स में मिल जाएगा. दिस इज़ एन अकाउंट ऑफ द वाजीज फ्रॉम द डिग्गा निकाया फेमस बुद्धिस्ट बुक. अब वाजीज का जो अकाउंट है ना वो डिग्गा निकाया नाम की फेमस बुद्धिस्ट बुक में है, विच कंटेन सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ द बुद्धा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्पीचेस है बुद्धा की. दिस वर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स अगो, जिनको 2300 साल पहले लिखा गया था. अजातशत्रु एंड द वाजीज. अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वाजीज. अब जो अजातशत्रु थे वो वाजीज पर अटैक करना चाहते थे. ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वासाकारा टू द बुद्धा टू सेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर. द बुद्धा asked whether the Vajis met frequently in full assemblies. When he heard that they did, he replied that the Vajis would continue to prosper as long as. फिर जो अजातशत्रु था ना वो वाजीज पर अटैक करना चाहता था और अजातशत्रु ने अपना एक मिनिस्टर वासाकारा नाम के बुद्ध को भेजा. नहीं, मिनिस्टर जिसका नाम वासाकारा था बुद्ध को भेजा एडवाइस के लिए. द बुद्ध आस्क्ड वेदर द वाजीज मेट फ्रिक्वेंटली इन फुल असेंबलीज. तो जो बुद्ध थे उन्होंने पूछा कि अब वाजीज ने असेंबली में आपसे कभी फ्रिक्वेंटली अच्छे से मिले हैं आपको. When he heard that they did, he replied that the Vajis would continue to prosper as long. They had full and frequent public assembly. They met and acted together. अब उनके पास है ना फुल और फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज थी. उन्होंने वो दो मिले और उन्होंने एक्ट करा एक साथ. दे फॉलोड एस्टैब्लिश रूल्स. दे रिस्पेक्ट सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स. और फिर उन्होंने जो एल्डर्स थे उनका सम्मान करा और उनको सुना. वाजी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर. जो वाजी की वुमेन थी उनको कोई फोर्स और कैप्चर से नहीं रखा जाता था. चैत्यास लोकल श्रिंस वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस. जो चैत्यास थे लोकल श्रिंस को मेंटेन किया गया था टाउन्स में भी और विलेजेस में भी. अब हम पढ़ेंगे राजा ऑफ अ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्क्वीर द सांगा. जो राजा थे पावरफुल किंगडम के उन्होंने कॉन्क्वीर करना चाहा था सांगा को. नेवरथलेस दिस लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम till about 1500 years ago when the last of the Ganas or Sangas were conquered by the Gupta rulers, about whom you will read in chapter 10. अब 1500 साल पहले जब गानास और सांगास का एंड होने वाला था गुप्ता रूलर्स के द्वारा, गुप्ता रूलर्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे. अब हम पढ़ेंगे एल्सवेयर. फाइंड ग्रीस एंड एथेंस इन योर एटलास. अगर आपके पास एटलास है तो आप उसमें ग्रीस और एथेंस को फाइंड करना. अराउंड 2500 years ago, the people of Athens set up a form of government which was called a democracy. 2500 साल पहले एथेंस के जो लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करी जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं. विच लास्टेड फॉर अबाउट 200 years. जो लास्टेड हुई अबाउट 200 years ago. All free men over the age of 30 were recognized as full citizens. ऐसे जो भी लोग जिनकी उम्र 30 से ज़्यादा थी उनको फुल सिटीजन रिकॉग्नाइज किया गया. There were assembly that meet at least 40 times a year to decide on important matter. ऐसे असेंबली होती थी जिसमें 40 बार कम से कम साल में इम्पॉर्टेंट मैटर पर डिसाइड होता था. और सिटीजन को अटेंड दिस मीटिंग. जितने भी सिटीजन थे वो इस मीटिंग को अटेंड कर सकते थे. अपॉइंटमेंट फॉर मैनी पोजिशंस were made through lottery. All those who wanted to be chosen gave in their names and then some were selected through lottery. और जो भी लोग पोजीशन चाहते थे वो
वो लॉटरी के द्वारा पाते थे। ऑल दोस हु वांटेड टू बी चूजन, जिनको भी चाहते थे कि उनको कोई पद मिले तो वो अपना नाम लॉटरी में लिखवा सकते थे और फिर लॉटरी से जिनका नाम सिलेक्ट होता था उनको पोजीशन दे दी जाती थी। सिटीजन वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी, जो भी सिटीजन थे उनके एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो आर्मी और नेवी में सर्व करेंगी। हाउएवर वुमेन वर नॉट कंसिडर सिटीजन, जो वुमेन थी, जो औरतें थी, उनको सिटीजन कंसिडर नहीं किया गया। ऑल्सो मैनी फॉरेनर्स हु लिव्ड एंड वर्कड इन एथेंस एज मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन डिडंट हैव राइट्स एज सिटीजन्स, और ऐसे फॉरेनर्स जो एथेंस में रह रहे थे, मर्चेंट और क्राफ्ट पर्सन थे, उनको भी सिटीजन का राइट नहीं दिया गया। बिसाइड देयर वर सेवरल थाउजेंड स्लेव्स इन एथेंस हु वर्कड इन माइंस, फील्ड्स, हाउस होल्ड्स एंड वर्कशॉप, दे टू वर नॉट ट्रीटेड एज सिटीजन्स। ऐसे लोग, ऐसे स्लेव्स जिनको एथेंस में माइंस, फील्ड, हाउस होल्ड या फिर वर्कशॉप का काम दिया जाता था, उनको भी सिटीजन नहीं माना जाता था। डू यू थिंक दिस वॉज अ ट्रू डेमोक्रेसी? क्या आपको लगता है कि ये सही डेमोक्रेसी थी? तो नो, दिस इज़ नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी, बिकॉज इसमें किसी को भी राइट नहीं है सिवाय मैन के, ना ही वुमेन को है और ना ही किसी और पीपल्स को। इसी के साथ हमारा चैप्टर ओवर हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।